नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद भी सियासत अपने चरम पर है। अभी भी इंडिया गठबंधन लगातार बीजेपी को एक के बाद एक झटका देने में लगा हुआ है। जहां देश भर में चुनाव हुए और इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई, तो उसके बाद से तो यहां इंडिया गठबंधन के हौसले पूरी तरह से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में यहां एक चाल और यहां इंडिया गठबंधन ने चल दी, जिसमें अब बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। आज दरअसल मैं बात कर रहा हूं उस इंडिया गठबंधन की चाल की, जिसको लेकर कई दिनों से सियासी चर्चाएं तेज है। क्योंकि सियासी चर्चा जहां लोकसभा स्पीकर को लेकर चली, तो वहीं डिप्टी स्पीकर को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है। और इंडिया गठबंधन ने एक ऐसा दांव चल दिया है, अब जो बीजेपी किस तरह से उस दांव से बाहर निकलेगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन दांव यहां दलित कार्ड जो चला है अवधेश प्रसाद के नाम पर, इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से यहां ममता बनर्जी की पार्टी की ओर से प्रस्ताव सामने आया कि गैर कांग्रेसी को डिप्टी स्पीकर बनाया जाना चाहिए। अब यहां अवधेश प्रसाद का नाम प्रस्ताव में रखा गया और अब इसके बाद एक बार फिर से यह कहा जाने लगा कि ये दलित कार्ड जो है वो बीजेपी किस तरह से पचाएगी। ये बड़ा दिलचस्प है देखना। इसीलिए आज कह रहा हूं, क्योंकि दलितों की बात इसलिए आज जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में और देश भर में हमने देखा कि दलितों के बीच किस तरह से बिखराव हुआ है और दलितों का कितना बड़ा जो वोट बैंक है वो इंडिया गठबंधन को मिला है। तो इसके पीछे सीधे सियासी जो चाल है वो आने वाले विधानसभा चुनाव, उपचुनाव और आने वाले अगले लोकसभा चुनाव को लेकर भी अभी से जो फील्डिंग है वो इंडिया गठबंधन की ओर से यहां बैठाई जा रही है। भले ही लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के लिए यहां इंडिया गठबंधन के पास पूरे आंकड़े नहीं हो, लेकिन अवधेश प्रसाद का नाम उन्होंने आगे कर यह भी एक संदेश दे दिया है कि अगर बीजेपी इसके खिलाफ जाती है या बीजेपी इसके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारती है, तो वो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से दलितों का विरोध करेगी, दलित नेताओं का विरोध करेगी। तो अब यहां पर यहां जाति के गणित में फंसाती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। और अब दलितों की बात इसलिए आज जरूरी हो जाती है क्योंकि देश में जो सबसे बड़ी नेता के तौर पर उभर कर आई मायावती बहन जी, वो दलितों की सबसे बड़ी नेता कही जाती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में बहन जी जो है वो धाराशाही हो गई, दलितों का वोट किस तरह से बिखरा और वो सब ने देखा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये चाल आखिर जो चली जा रही है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, ये जरूर समझना होगा। दरअसल आपको थोड़ा पीछे चलना होगा और ये समझना होगा कि पिछले 2014 के चुनाव में यहां मायावती को भले ही शून्य सीट मिली थी, लेकिन उनको यहां करीब 19% वोट मिला था। और आप देखिए कि यहां 2019 के चुनाव में उनके 10 सांसद बनकर आए और 2024 में आते आते उनका जो 19% जो 14 में मिला था वो उनका 50% यहां पर हो गया। तो जो मायावती का जो वोट था, दलित वोट बैंक, कैडर वोट बैंक जिसको कहते थे, वो वोट बैंक जो है पूरी तरह से बिखर गया। अब इधर बात अगर हम करें कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस अब तक जब सत्ता में रही तो कांग्रेस का सबसे अच्छा जो समीकरण था वो था मुस्लिम और यहां दलित और ब्राह्मण। अब जब से ये वोट बैंक उनका बिखरा है तो वो सत्ता से बाहर आ गई। बीजेपी ने जो है इस वोट बैंक पर हिंदुत्व के नाम पर जो है वो कब्जा कर लिया, यानी ब्राह्मण और दलित वोट बैंक में जबरदस्त तरीके से यहां 2014 के बाद से सेंधमारी बीजेपी करती रही। और सीधे तौर पर सबसे बड़ा नुकसान यहां हुआ दलितों के वोट बैंक जाने से, तो वो मायावती को जो आज शून्य पर आज खड़ी हुई है। और अब जब आने वाले दिनों में यूपी में उपचुनाव होने हैं, तो उपचुनाव में भी यहां वो दलित वोट बैंक बहुत मायने रखता है। तो जो हमने शुरुआत में कहा कि अब दलित कार्ड खेलकर यहां इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को तो फंसाया, मायावती को भी फंसाया। अब सीधे तौर पर बीजेपी डिप्टी स्पीकर का विपक्ष का विरोध तो करेगी ही, क्योंकि अगर सीधे तौर पर अगर उन्होंने विरोध नहीं करना होता तो वो जब स्पीकर का चुनाव हो रहा था, स्पीकर को लेकर जब विपक्ष ने अपना कैंडिडेट उतारने की बात कही थी और राजनाथ सिंह की बातचीत मल्लिकार्जुन खड़गे से भी फोन पर 2 से 3 बार जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निकल कर आया ये हुई, और उस दौरान भी राजनाथ सिंह ने बात करने की बात यहाँ
पार्टी नेतृत्व से कर दी और सीधे तौर पर यह भी कह दिया कि अब देखिए यहां पर जो है हम बात करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई बात आगे नहीं बढ़ी और यहां चुनाव हुआ और चुनाव में स्पीकर के तौर पर लोकसभा में फिर से जो है यहां पर ओम बिरला को मौका मिल गया। अब डिप्टी स्पीकर की बात फिर वहां पर कहीं ना कहीं पीछे चली गई थी। अब डिप्टी स्पीकर की बात यहां दलित चेहरे के तौर पर अब जब सामने आ रही है तो एक बार फिर से यहां चुनाव के आसार जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी यहां सीधे तौर पर विपक्ष के डिप्टी स्पीकर को जो है किसी भी तरह से जो है वो उस मामले को कहीं ना कहीं पीछे कर देगी और उसका सीधा सीधा अब यहां विपक्ष बात करेगा कि दलित चेहरे को वो आगे नहीं जाने देना चाहते, तो जिसका फायदा यहां आने वाले यूपी के उपचुनाव में तो होगा ही और सीधे तौर पर देश में आने वाले विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में अब चुनाव होने हैं तो वहां पर भी सीधे तौर पर विपक्ष इस मुद्दे को रखेगा और कहीं ना कहीं उसको भुनाने की कोशिश करेगा। और पिछले चुनाव में हमने जिस तरह से देखा ये मुद्दा जो है कई ऐसे जाति के कार्ड जो खेले गए उनका फायदा यहां कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को हुआ और बीजेपी को जिसका नुकसान हुआ देश में। अब जब बीजेपी की सरकार भले ही आज एक बार फिर एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने सत्ता में आ गए हो, लेकिन इस बार जो है वो मिली जुली सरकार है, पूर्ण बहुमत की बीजेपी के पास सरकार नहीं है। तो चलिए एक बार फिर जो है वहीं अपने उसी मुद्दे पर हम लोग लौट कर वापस आते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो कार्ड है वो है उपचुनाव को लेकर किस तरह से अब यूपी में किसको फायदा इसका होगा और मायावती आखिर जो दलितों के वोट की हम बात कर रहे हैं उसका कैसे होगा। क्योंकि यहां अगर अवधेश प्रसाद के नाम को लेकर बीजेपी अपनी चाल चलती है और अवधेश प्रसाद को जो है पीछे किया जाता है तो सीधे तौर पर अब क्या इंडिया गठबंधन को यहां उपचुनाव में उसका लाभ मिलेगा कि नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में काफी हिट रही और यहां अब उपचुनाव जब होने हैं तो उपचुनाव भी यहां इसी तर्ज पर अब देखे जाएंगे जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सियासत अपने चरम पर थी। सबसे ज्यादा जो चर्चित अब इस समय है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो 10 सीटों पर होने हैं और उसी का जो है यहां दलित जो कार्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो दलित कार्ड यहां खेलने की कोशिश इंडिया गठबंधन करेगा। क्योंकि मायावती जब अब लोकसभा चुनाव में मायावती का जो वोट था वो जब सत्ता में मायावती रही तो दलित और मुस्लिम गठजोड़ की वजह से जो है उनको सत्ता में यहां पर उनको मिली। हालांकि मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाता रहा और लेकिन यहां जब जो मायावती है जब सत्ता में आई तो क्योंकि मुस्लिम और दलित के गठजोड़ की वजह से वो सत्ता में रही। लेकिन हालांकि अब जो सबसे बड़ा जो कैडर है वो मायावती के पास दलित है और वो दलित जो वोट है उनका अब पूरी तरह से अलग अलग जगह पर बढ़ता हुआ इस चुनाव में देखा गया। अब उपचुनाव में यहां अगर यही कार्ड चलता है अवधेश प्रसाद का दलित चेहरे का कार्ड चलता है तो उसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से लेने की कोशिश करेगा और दलितों के बीच एक सेंधमारी जो सबसे बड़ी मायावती को चुनौती दे रहे हैं वो चंद्रशेखर आजाद। अब आप देखिए कि मायावती के लिए जो सीट यहां पर उनका गढ़ हुआ करती थी, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट आप ले लीजिए, बिजनौर सीट आप ले लीजिए, नगीना सीट आप ले लीजिए, ये सीट यहां पर बीएसपी के लिए एकदम से उनका यहां कैडर वोट बैंक था और उनका जो गढ़ था, इस गढ़ में अगर 1 नंबर की पोजीशन पे यहां मायावती नहीं रही तो 2 नंबर की पोजीशन पर तो उनको रहना चाहिए। लेकिन यहां देखिए इस चुनाव में 2024 के चुनाव में वो चौथे नंबर पर चली गई और तो सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद का यहां फैक्टर माना जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना की सीट पर जो है वो अपनी एएसपी पार्टी से चुनाव जीत लिया और यहां मायावती के कैंडिडेट को चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। तो ये सबसे बड़ा संकट यहां मायावती के लिए दलित वोट बैंक का यहां भी आता है। तो एक तरह से जो दलितों का वोट है वो सीधे तौर पर अब बीएसपी से खिसकता हुआ जा रहा है। हालांकि आपको यह लगेगा कि यहां पर मायावती से बड़ा कौन नेता हो सकता है दलितों के लिए, क्या चंद्रशेखर को उसकी तुलना करनी चाहिए चंद्रशेखर और मायावती के बीच में। तो यह आपको मानना पड़ेगा कि आज के समय में दलितों की जो पसंद है वो मायावती के बाद अब चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से जमीन पर ग्राउंड पर जा रहे हैं, जिस तरह से लगातार तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, सीए की बात हो, एनआरसी की बात हो या फिर दलितों के उत्पीड़न की बात हो, तमाम मुद्दों पर चंद्रशेखर आजाद पब्लिक के बीच दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मायावती सिर्फ जो है ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर सिर्फ उनके पोस्ट या फिर उनके बयान ही नजर आते हैं। ऐसे में ये सबसे बड़ा जो पिछड़ा उनका
पार्टी का होता जा रहा है पिछड़ापन, वो यही एक बड़ा कारण यहां मायावती के लिए है। तो उपचुनाव में अब यहां ऐलान चंद्रशेखर आजाद ने भी कर दिया है, उपचुनाव में लड़ने का ऐलान यहां बीएसपी ने भी कर दिया है। उधर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस दोनों मिलकर तो चुनाव लड़ेंगे ही, उधर बीजेपी भी उपचुनाव में लड़ेगी। तो जो बंटवारा है, क्योंकि इस चुनाव में जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव में, यहां वो जो दलित वोट बैंक है उपचुनाव में किसके साथ जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सोचने वाली बात है, बड़ा समझने वाली बात है कि आखिर जो है ये अगर वोट बैंक इस बार उपचुनाव में फिर से यहां इंडिया गठबंधन के साथ दलितों का जाता है, तो दलित और मुस्लिम पहले ही यहां पर कांग्रेस के साथ और अखिलेश यादव के साथ इस बार 2024 के चुनाव में देखा कि एक तरफा बहुत तेजी से मूव किया है। तो वो वोट बैंक और ये वोट बैंक मिलकर दलित, जैसे मैंने कहा, और मुस्लिम और ब्राह्मण, तीनों का वोट बैंक मिलकर ही जो है सरकार में रहे। अब सीधे तौर पर कांग्रेस की नजर उन वोट बैंक को वापस लाना है जो उनके पास हमेशा से रहा। अगर दलित वोट बैंक यहां इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अपने पास ले आता है तो मायावती तो समझ लीजिए डेड होना ही है, बीएसपी तो डेड हो ही जाएगी। यहां पर 40% वोट देश भर में बैठता है दलितों का, और यहां पर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो 40% वोट अगर यहां इंडिया गठबंधन के साथ हुआ तो बीजेपी के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो ये शुरुआत अब लोकसभा डिप्टी स्पीकर से हो गई है, और यहां जो अब पहला इसका रुझान आना है वो उपचुनाव को लेकर है। तो अब सीधे तौर पर इस चुनौती को कैसे बीजेपी निपटेगी, कैसे इस चुनौती से जो है बीएसपी निपटेगी, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस जानकारी में इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।